नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज दिनांक 17 फरवरी 2026 को प्राइम एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करने से पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं हमारे इस इनिशिएटिव के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है, हमारा जो ये इनिशिएटिव है ये हमने शुरू किया था 6 जनवरी 2026 को। हमारा प्लान इस इनिशिएटिव में ये था कि मंडे टू फ्राइडे जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगी, मंडे टू फ्राइडे जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगी उसको हम डिस्कस करेंगे। हमारा जो डिस्कस करने का तरीका होगा, हमारा जो डिस्कस करने का पैटर्न होगा, हमारे जो सोर्सेस होंगे न्यूज़ के, वो इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि आरपीएससी और आरएसएमबी का जो नया पैटर्न है उसके हिसाब से हमारी तैयारी सुनिश्चित हो सके। तो इसी पहल में हमारा ये दूसरा महीना अभी फरवरी चल रहा है, तो चलिए अपन बात कर लेते हैं हमारी आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। ठीक है, चलिए फिर। तो हमारी जो सबसे पहली न्यूज है वो है कृष्णा नागर के बारे में। आपको पता है कृष्णा नागर जो है वो पैरा एथलीट है, जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं बेसिकली। उनका एक बड़ा अचीवमेंट आया, और अचीवमेंट किस में आया? पैरा ओलंपिक बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अपन इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं। ठीक है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। सबसे पहली चीज, कृष्णा नागर के बारे में न्यूज है। कौन है? हमारे राजस्थान के हैं। और क्या है? पैरा एथलीट। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ जो बच्चे नए हैं। पैरा एथलीट एक होता है एथलीट, एक होता है पैरा एथलीट। यानी हमारे जो दिव्यांग है, यानी किसी ना किसी तरह की फिजिकल जो डिसेबिलिटी होती है, उसकी कैटेगरी के साथ में जो एथलीट भाग लेते हैं उनको बोला जाता है पैरा एथलीट, या इस तरह की जो चैंपियनशिप होती है उसको पैरा चैंपियनशिप बोला जाता है। तो हमारे ये पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है। कहाँ के रहने वाले हैं? राजस्थान के, और इसीलिए इंपॉर्टेंट है। बहरीन में ये आयोजन हुआ, किसका हुआ? पैरा ओलंपिक बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप का। तो ये आप याद रखेंगे कि बैडमिंटन की विश्व चैंपियनशिप हुई थी किसकी? पैरा ओलंपिक की। और कहाँ पे हुई थी? बहरीन में। कब से कब तक? 8 से 14 फरवरी। ये डेट भी आपको याद रखनी है। क्या याद रखेंगे? पहली चीज, पैरा ओलंपिक की बैडमिंटन की विश्व चैंपियनशिप कहाँ पे हुई? बहरीन में। कब से हुई? 8 से 14 फरवरी। और इसमें जो है कृष्णा नागर जो राजस्थान के, उन्होंने भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए 2 गोल्ड जीते हैं। ठीक है, एक जो पहला गोल्ड इन्होंने जीता है वो जीता है सिंगल कैटेगरी में, यानी कि अपने खुद के इंडिविजुअल गेम में। और दूसरा जो जीता है वो टीम के साथ में, और इनकी जो पार्टनर थी वो है सुमंथी सिवन। ये नाम भी आप याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट है, क्यों है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया है, और पैरा बैडमिंटन में लगातार ये अच्छा प्रदर्शन करते जा रहे हैं। तो इस प्रकार ये भारत के लिए भी और अपितु राजस्थान के लिए तो बहुत ज्यादा एक गर्व की बात है, आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। आगे जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, और इसमें भी कुछ प्लेयर्स की उपलब्धियां हैं। सबसे पहली जो हमारी उपलब्धि है वो है बीएसएफ से अभी रिटायर हुए लाला राम जी, कमांडेंट के रूप में ये कार्यरत थे बीएसएफ में, और अभी 10 दिन पहले रिटायर हुए, और रिटायर होने के तुरंत बाद इस प्रतियोगिता में इन्होंने भाग लिया। क्या प्रतियोगिता थी? आबू धाबी में इसका आयोजन हुआ, इंटरनेशनल मास्टर्स गेम्स। बास्केटबॉल में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि राजस्थान के हैं, 55 वर्षीय है, और कमांडेंट के पद से जस्ट रिटायर हुए थे बीएसएफ से, और इन्होंने ये कांस्य पदक जीता है। प्रतियोगिता का नाम आप याद रखेंगे, इंटरनेशनल मास्टर्स। कहाँ पे हुई थी? अबू धाबी में। और ये कहाँ के रहने वाले थे? कुशलपुरा के। तो ये 3-4 जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आप याद रखेंगे, इनको नोट डाउन कर लीजिए। आगे हमारी जो महिला कबड्डी टीम है राजस्थान की, उसने एक बेहतरीन प्रदर्शन किया है। नेशनल जो गेम्स है, नेशनल गेम्स में गोल्ड जीता है, यानी कि पहला स्थान प्राप्त किया है गोल्ड में। ठीक है, कब से कब तक? 9 से 14 फरवरी तक। कहाँ हुआ था? चंडीगढ़ में। यानी कि नेशनल वुमेन्स कबड्डी का टूर्नामेंट कहाँ आयोजन हुआ? चंडीगढ़ में, 9 से 14 फरवरी। और राजस्थान की महिला टीम ने इसमें गोल्ड जीता है। तो ये होगी दूसरी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स की खबर। आगे एक वीरेंद्र कुमार जी है, जो कि रहने वाले हैं कुचामन सिटी के। इन्होंने जबलपुर में आयोजित 45वीं राष्ट्रीय चैंपियनशिप में, एक तो 400 मीटर में, 400 मीटर रनिंग और 5 किलोमीटर वॉक में गोल्ड जीता है। तो इन्होंने भी 2 गोल्ड जीते हैं। देखो, स्पोर्ट्स का ऐसा है, स्पोर्ट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर किसी बड़े स्पोर्ट्स में, यानी कोई नेशनल या इंटरनेशनल लेवल का स्पोर्ट जिसमें राजस्थान ने अच्छा प्रदर्शन किया है, राजस्थान के किसी प्लेयर ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है, तो उसके पूछे जाने के सवाल संभावना जो है वो ज्यादा हो जाती है। तो ये आप याद रखेंगे।
एक और बात हम कर लेते हैं करंट अफेयर्स को पढ़ने के बारे में। कुछ बच्चे मुझसे पूछ भी रहे थे कि करंट अफेयर्स को हम किस तरह से पढ़ें। देखिए मैं आपको बताता हूं, आप सिर्फ एक सिंपल अप्रोच से करंट अफेयर्स को टैकल नहीं कर सकते। करंट अफेयर्स आज से अगर 1 साल पहले की बात करें तो थोड़ा सिंपल आता था, और उसमें आपने अगर कोई मैगजीन पढ़ ली या थोड़ा न्यूज़पेपर रीडिंग की आपकी हैबिट है, या यूट्यूब पे कोई क्लास देख ली लंबी मैराथन, तो भी आपका काम चल जाता था। रीजन क्यों चल जाता था? क्योंकि आपने अगर कीवर्ड भी पढ़े तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो क्वेश्चन की डेप्थ है और जो विड्थ है वो बढ़ती जा रही है। तो अब के हिसाब से क्या अप्रोच होनी चाहिए, तो मैं आपको सिंपल एक 3 स्टेप अप्रोच बताता हूं यहाँ पे। सबसे पहली चीज ये, आप अपने सिलेबस को देख लें। ठीक है, ये जनरल बात है। आप अपने सिलेबस को देख लें। सिलेबस को कैसे देखना है? सिलेबस को इस तरह से देखना है कि आपके सिलेबस में क्या है। क्या इंटरनेशनल, नेशनल और राजस्थान तीनों सेक्शन है? पॉइंट नंबर 1। क्या राजस्थान और इंडिया 2 ही सेक्शन है या फिर सिर्फ राजस्थान है? तो वो आपका पहला एक क्राइटेरिया हो गया। तो आपका पहला क्राइटेरिया हो गया सिलेबस। ठीक है, सिलेबस के बाद बात आती है कि आपको पहली चीज, अगर न्यूज़पेपर, सूजस, ये सारे सोर्स अगर आप पढ़ लेते हैं फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि जो आपके बेसिक सोर्स है। लेकिन आपको पता है आपको स्टैटिक भी कवर करना है और इतना टाइम होता नहीं है, तो उस हिसाब से आपके लिए कोई इस तरह का, जिस तरह जो हम इनिशिएटिव कर रहे हैं, अगर हम इसको एक आइडियल इनिशिएटिव माने और इसको अगर पार्ट 1 के रूप में, एक बेसिक के रूप में, कि ये हमारी प्रारंभिक प्रिपरेशन का एक मापदंड हो सकता है, तो सबसे पहला इस तरह का जो ट्यूटोरियल है जिसमें मैक्सिमम न्यूज़ कवर हो जाती है। और आपको पता है पढ़ने से ज़्यादा सुनने से चीज़ें याद रहती है, यानी हमारी रिटेंशन जो है वो सुनने में ज़्यादा देर तक रख सकते हैं। तो एक मान लो इस तरह का ट्यूटोरियल देख लिया, फिर एक कोई भी मंथली मैगजीन आपको फॉलो करनी पड़ेगी। ये ऐसा क्यों है? अगर बात 6 महीने पुरानी होती, 6 महीने पहले, 1 साल पहले जो आरपीएससी का पैटर्न था, तो कोई बात नहीं, काम चल जाता। लेकिन अभी क्या है कि आपने यहाँ पे कुछ अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी आपकी बन गई, कुछ फैक्ट्स आपको याद हो गए, कुछ थोड़े से धुंधले से आपकी याद में है, तो जब आप मैगजीन पढ़ोगे तो आपको वो फैक्ट्स अच्छे से याद हो जाएंगे और आपको लगेगा कि हाँ, इस पे थोड़ी कमांड आपकी एस्टेब्लिश हो गई है। और फिर जो लास्ट थर्ड जो इसकी कैटेगरी है, थर्ड कैटेगरी में ये है कि आपको जैसे लास्ट 2 मंथ का जो करंट है उसको बहुत स्पेसिफिकली तैयार करना है। और एक जैसे अर्धवार्षिकी, अगर स्पेशली अगर उस टाइम किसी अच्छे पब्लिकेशन की आई है तो उसको आप रेफर कर सकते हैं। तो इस तरह आपकी करंट की जो रिक्वायरमेंट है, अगर आपने ये 3 स्टेप फॉलो कर लेते तो आपका 80 to 90% जो करंट का कवरेज है वो हो जाता है, जो कि आज के टाइम में अच्छा कवरेज माना जा सकता है। ठीक है, आगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने और जोड़े हैं जो कि न्यूज में थे। एक हेनली पासपोर्ट इंडेक्स होता है। देखिए बेसिकली हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में क्या बात की जाती है? हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में यह बोला जाता है कि भाई दुनिया के किस देश का पासवर्ड कितना पावरफुल है। कितना पावरफुल होने का मतलब कोई वैसी फिजिकल ताकत से नहीं है, कितना पावरफुल होने का मतलब है कि किसी देश के पासपोर्ट को कितनी वैलिडेशन है दुनिया के बाकी देशों में। वैलिडेशन का मेरा यहाँ से मतलब है कि कितने देशों में बिना वीज़ा के, या वीज़ा ऑन अराइवल, या इमीडिएट वीज़ा, या स्टडी वीज़ा, इन सब रिस्ट्रिक्शंस की कितनी कमी है। और आपको पता है ये सब क्या होता है? उस देश की इमेज, उसके परसेप्शन और उसके भरोसे की वजह से होता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, अगर किसी कंट्री से, मान लो न्यूजीलैंड से, एक पाकिस्तानी और एक इंडियन अगर पूछता है कि मुझे आपके देश में आना है, वीजा चाहिए, तो क्या रिएक्शन सेम होना चाहिए? न्यूजीलैंड का बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उसका रिएक्शन अलग अलग होना चाहिए। अलग अलग किस मायने में? कि इंडिया जो है वो एक अच्छा रेपुटेड कंट्री है जहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी ठीक है, जहां अपेक्षाकृत अच्छी शांति है, जबकि पाकिस्तान में केओस है, वहां से कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ सकती है, कोई इस तरह का गैर कानूनी व्यक्ति आने की जो संभावना है वो ज्यादा है। तो पाकिस्तानी पासपोर्ट की क्या अहमियत कम होगी। तो इसी तरह हेनली की 2026 की जो रैंकिंग आई है उसमें हमारे पासपोर्ट को मिला है 75वां स्थान। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि हमने एक साल में 10 स्थान की, यानी कि 10 पोजीशन की छलांग लगाई है। 2025 में जो हमारी रैंक थी वो क्या थी? 85 थी। और दुनिया का सबसे बेस्ट पासपोर्ट माना जाता है सिंगापुर के पासपोर्ट को। तो ये भी आप याद रखेंगे, हमारी रैंकिंग आप याद रखेंगे क्या है? 75th। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट न्यूज ये है, इसको थोड़ा सा हम अच्छे से समझ लेते हैं। एक इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप, इसका आयोजन हो रहा है। ठीक है,
कोई बड़ी बात नहीं है बड़ी बात। कैसे है कि ये पहली बार हो रहा है, यानी सेना हमारी जो है वो पहली बार एक इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंजिंग कप का जो आयोजन करवा रही है। क्या आप समझते हैं आप इससे? देखो इसमें अलग अलग तरह की जो एडवेंचर एक्टिविटीज है, माउंटेन से संबंधित या पैराग्लाइडिंग से, पैरासूट से संबंधित, इसकी एक एडवेंचर चैलेंजिंग जो कप है, कंपटीशन है, वो आयोजित करवाया जाएगा। और ये सेना पहली बार कर रही है, और आपको पता है कोई भी चीज पहली बार होती है, ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अब याद रखेंगे कब से? 18 से 23 फरवरी तक। कहाँ पे हो रहा है? पूर्वी हिमालय। आपको पता है हमारा जो पश्चिमी हिमालय वो हमारा कहाँ से शुरू होता है? हमारा शुरू होता है लद्दाख से, ले होते हुए नीचे आपका हो गया जम्मू एंड कश्मीर, देन हिमाचल, उत्तराखंड, ये सारा एरिया। लेकिन जो पूर्वी हिमालय है वो आपका कौन सा है? जो सारे हमारे पूर्वी राज्य आपका आसाम हो गया, मेजरली अरुणाचल प्रदेश हो गया, वो सारा कौन सा है? हमारा पूर्वी हिमालय। तो इसकी तलहटी में इसका आयोजन हो रहा है, ठीक है। अब इसमें पूछा जा सकता है कि पार्टनर कंट्रीज कौन कौन है। देखो कोई भी इस तरह का एक्सपेडिचर अगर होता है एक्सपीडिशन, तो इस एक्सपीडिशन में क्या होता है कि हम अपने पार्टनर्स कंट्रीज को, जो हमारे लाइक माइंडेड पर्सन है, जो लाइक माइंडेड कंट्रीज है, उनको हम इनवाइट करते हैं। तो इसमें कौन कौन आ रहे हैं? इसमें देखो भारत तो है ही, उसके बाद भूटान और नेपाल, ये तो हमारे हो गए 3 पड़ोसी। देखो इस तरह की जब अच्छी वाली कोई चीजें होती हैं तो नेपाल और भूटान तो होता ही है उसमें। श्रीलंका से भी अभी ठीक चल रहा है, तो श्रीलंका हो गया। बांग्लादेश और पाकिस्तान इसमें नहीं है, ना तो हमारा बांग्लादेश है ना पाकिस्तान है, ये दोनों इसमें नहीं है। कौन है? भारत है, भूटान है, नेपाल है, उसके बाद आपका श्रीलंका है, सऊदी अरब है, ब्राजील है, कजाकिस्तान है और किर्गिस्तान है। आप याद रखेंगे ये इसमें पार्टनर्स कंट्री होंगे, यानी यहाँ की मिलिट्री भी यहाँ पार्टनरशिप के लिए आएगी, यानी कि कंपटीशन में भाग लेने के लिए आएगी। समझ में आई बात? अगली जो न्यूज है, आप मुझे बताना कमेंट्स में कि स्पोर्ट के बारे में हमने कहाँ पढ़ा था। वैसे यहाँ तक आप पहुंचेंगे तब ना, उससे पहले वीडियो खत्म कर दोगे। तो वी.ओ. चिदम्बरनार पोर्ट जो है ये कहाँ का है? तमिलनाडु का पोर्ट है। और इसको अभी हमारी जो आईजीबीसी बेसिकली क्या है? भारतीय हरित भवन परिषद, यानी कि ये जो बिल्डिंग्स है उनको एक रेटिंग्स देती है कि ये बिल्डिंग्स एनवायरनमेंट के हिसाब से कितनी अच्छी है। तो उस बिल्डिंग ने इसको प्लेटिनम रेटिंग दी है, यानी ये हाईएस्ट रेटिंग है जो कि इस एयरपोर्ट को दी है। कौन सा एयरपोर्ट है? आपका नाम थोड़ा अलग सा है, वी.ओ. चिदम्बरनार, ये तमिलनाडु में। अब आपके समझ में आ रहा होगा कि ऐसा क्या किया इन्होंने। देखो इन्होंने एक बढ़िया काम किया। बढ़िया काम ये किया है कि इन्होंने जितनी एनर्जी इनको चाहिए, मतलब उस पोर्ट पे अपना डे टू डे काम चलाने के लिए, उससे ज्यादा तो ये एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। बहुत अच्छी बात है भाई, आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है उससे भी ज्यादा आप एनर्जी खुद बना रहे हैं, अपने से बना रहे हैं। तो और कोई दूसरे सोर्स पे आपका दबाव नहीं पड़ रहा है। तो इस हिसाब से ये रेटिंग दी है। ये संस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय हरित भवन परिषद, आईजीबीसी। अब अगर न्यूज में है तो इसके बारे में पूछा जा सकता है, थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें इंडियन ग्रीन बिल्डिंग हम पढ़ लेते हैं, राइट। तो चलिए, ये जो संस्था है, एक सेकंड, हाँ, ये जो संस्था है ये एक प्रमुख संस्था है देश की, जो कि पर्यावरण अनुकूल निर्माण को बढ़ावा देती है। यानी इस संस्था का प्रमुख काम ये है, ये देश में मोटिवेट करती है और इस बात के लिए काम करती है कि एनवायरमेंट फ्रेंडली बिल्डिंग्स का निर्माण हो। एग्जाम्पल के बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बिल्डिंग इस तरह की बन रही है जिसमें 500 एसी यूज हो रहे हैं, बट अगर आप आईजीबीसी से बात करेंगे, ठीक है, तो ये बोलेगा कि आप इस तरह से बिल्डिंग के अंदर पेड़ पौधे और इकोसिस्टम और इस तरह की डिजाइन से बनाइए कि आपका काम 150 एयर कंडीशन से चल जाए। अब आप सोचिए, एक तो एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता, 500 एसी का कम होके कितना हो गया? 150 हो गया। तो इस तरह से ये बहुत अच्छा काम करती है। स्थापना हुई इसकी 2001 में, भारतीय जो उद्योग परिसंघ है, यानी उद्योगों का एक परिसंघ है, सीआईआई, उसके एक हिस्से के रूप में। और ये हैदराबाद में एक बिल्डिंग का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं। और भारत की पहली प्लेटिनियम रेटिंग इमारत जो थी वो इसका मुख्यालय था। तो हाल ही में इन्होंने प्लेटिनियम रेटिंग किसको दी है? अपना चिदम्बरनार जो पोर्ट है उसको। आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं भाई इसमें क्या क्या है। चलिए, इसका जो मेन काम है वो 3 है। इसके पर्पज क्या है? पहली चीज, संसाधनों की बचत करती है,
हमने एग्जांपल से समझा था किस तरह, अगर मान लो 500 एसी का काम 150 एसी में हो रहा है तो हमारे रिसोर्स जो है बच गए, यानी कि एसी कम लगी वहां पे। दूसरा प्रदूषण में आपको पता है जो इस तरह के एयर कंडीशन जो एसी होते हैं इनकी वजह से हमारा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ता है। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन आपको मैं थोड़ा सा और समझा देता हूँ। कुछ इस तरह की हानिकारक गैसें इन सब यूज से निकलती है जिससे हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसको नुकसान पहुंचता है और इसकी वजह से ये जलवायु परिवर्तन और अनेक तरह की आपदाएं होती है। आप समझते हैं इस बात को। तो पहला हो गया आपका संसाधनों की बचत, दूसरा प्रदूषण की कमी, तीसरा बेहतर स्वास्थ्य, यानी वहां पे अच्छी रोशनी और अच्छी अगर हवा मिलेगी आपको तो आपका स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। ठीक है, इसकी रेटिंग की भी 3 4 5 4 श्रेणियां होती है। पहली ये सर्टिफाइड करती है, आपने कोई प्रोडक्ट दिया, इन्होंने कहा ठीक है ये एनवायरनमेंट के हिसाब से अच्छा है तो उसको सर्टिफाइड प्रमाणित कैटेगरी 1। कैटेगरी 2 सिल्वर, यानी ठीक ठाक है, पर्यावरण पे इसका अच्छा इंपैक्ट है। कैटेगरी 3 है गोल्ड जो कि बहुत बढ़िया इंपैक्ट है, और कैटेगरी 4 प्लेटिनियम जो कि हमारे जो एयरपोर्ट है ओ बी ओ क्या नाम है, मैं ही भूल गया यार, एक सेकंड वापस करते हैं। आपको याद है क्या, किसी को बताओ? हाँ, चिदम्बरनार, चिदम्बरम याद रह रहा है। ठीक है, तो चिदम्बरम जी से याद रखेंगे, चिदम्बरम जी भी हमारे तमिलनाडु के थे और हमारा चिदम्बरनार जो एयरपोर्ट है जो पोर्ट है वो भी वहीं का है। और ये किसी और बात के लिए भी न्यूज में था, वो आप मुझे बताएंगे। ठीक है, तो 4 इसकी कैटेगरी होगी और हमारा जो है ये प्लेटिनियम कैटेगरी जो है चिदम्बरनार को मिली है। लाभ क्या क्या है? पहली चीज बिजली की बचत हो गई, एसी कम यूज हुए तो बिजली की बचत भी 20-30% कम हो गई। पानी की जो बचत है वो भी 30 से 50% तक कम हो जाती है। संपत्ति का जो मूल्य है वो बाजार में अधिक होता है क्योंकि लोग प्रेफरेंस रखते हैं कि जो बिल्डिंग मान लो एनवायरमेंट फ्रेंडली है यानी कि पर्यावरण अनुकूल है उसमें जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है और अच्छी हवा मिलती है। आपको पता दिल्ली में हवा कितना बड़ा मुद्दा है और सर्दियों में स्पेशली कितनी प्रॉब्लम्स इसकी वजह से होती है, राइट। आगे जो हमारा दृष्टिकोण है उसके हिसाब से भारत को एक अच्छा हरित निर्माण वाला कंट्री बनाना है जो कि हमारा एक उद्देश्य भी है। ठीक है, चलिए आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है भी, और ये थोड़ी सी अपन और अच्छे से पढ़ लेते हैं। देखिए सरकार लगातार एआई की बात कर रही है, सरकार कह रही है हमने एआई में ये किया वो किया, पूरी दुनिया, और स्पेशली एआई में अच्छा इंडिया कर भी रहा है क्योंकि आपको पता है एआई इम्पैक्ट जो समिट है वो पहली बार विकसित देशों से बाहर किसी इंडिया जैसे विकासशील देश में होने जा रहा है। तो इस हिसाब से हमें समझ आता है कि इंडिया जो है वो एक इंपॉर्टेंट कंट्री है। और आपको पता होगा इंडिया एआई में वर्ल्ड का 3rd नंबर का कंट्री है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है उसमें पहले पे अमेरिका, दूसरे पे यूएसए, पहले पे अमेरिका, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे इंडिया। तो इस हिसाब से एआई में अच्छा काम कर रहा है। अब भाई हमारे आपको पता है जीडीपी में 16-17% जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो हमारी खेती क्षेत्र का रहता है, तो किसानों के लिए भी कुछ अच्छा होना चाहिए। तो जब हर मंत्रालय अपने हिसाब से काम कर रहा है तो हमारा जो कृषि मंत्रालय है उन्होंने कहा भाई हम भी पीछे नहीं रहेंगे। तो हमारे जो मंत्री शिवराज जी चौहान और भागीरथ जी चौधरी इन्होंने क्या किया कि एक कुछ डिजिटल एक नई पहल, एक नया इनिशिएटिव लेके आए हैं, भारत विस्तार उसको नाम है। ये नाम आप याद रखेंगे, भारत विस्तार। आपसे सीधा यही पूछा जा सकता है भारत विस्तार क्या है, कि कृषि के क्षेत्र में एक डिजिटल क्रांति, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसका नाम है भारत विस्तार। और कमाल की बात है इसका जो उद्घाटन है वो आज हो चुका है अभी से थोड़ी देर पहले। तो 17 फरवरी को याद रखेंगे, दुर्गापुरा जयपुर में। पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है एग्रीकल्चर बहुत सेंसिटिव इश्यू भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आपको पता है बिना एग्रीकल्चर कुछ भी संभव नहीं है। तो इसमें होगा क्या, ये एआई आधारित एक प्रणाली होगी जिसमें बहुभाषी संवादात्मक किसानों को, मैं बताता हूं आपको, इसमें आप जटिल भाषा में मत पढ़िए। ये एआई इनेबल्ड एक इस तरह की प्रणाली होगी जिसमें मान लो टोल फ्री नंबर दिए जाएंगे और उसमें किसान जैसे ही कॉल करेगा उसकी जो भी समस्या होगी उसको आराम से आंसर मिलेगा और हर लैंग्वेज में मिलेगा। सिंपल बात यह है कि किसानों को एक वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑन कॉल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका पहला। दूसरा ये कि एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कृषि के सेक्टर में इसके माध्यम से बनने जा रहा है। और तीसरा जो कि हर आपको पता मेंस में भी
अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है एग्रीकल्चर वाले किसी क्वेश्चन में, तो आपको क्या बोलना है, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य लागत में कमी करना, उत्पादन में वृद्धि करना और किसानों के लिए जोखिम को कम करना। तो इसी तरह की बोल बच्चन वाली बात जो है वो इसमें बोली गई है। ठीक है, तो इस तरह से ये आगे बोलते हैं कि जो ये विस्तार है ये नवाचार की दिशा में एक मिसाल है और डिजिटल इंडिया के विजन को ग्रामीण भारत में पहुंचाने में एक निर्णायक कदम साबित होगा। देखते हैं, हम भी यही हैं, आप भी यही हैं, कितना बदलाव इससे आ पाता है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे आगे। फिर एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, वो है पीएम राहत के बारे में। देखो, राहत से आपको क्या समझ आता है कि किसी को एक सुविधा देना, किसी को आराम देना, किसी की लाइफ को आसान बनाना, किसी की लाइफ को बचाना, तो ये मतलब होता है पीएम राहत का। ये है रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड एश्योर्ड ट्रीटमेंट। देखो, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, मैं आज जनरल बात करते हैं हम पहले, कि बेसिकली होता क्या है, मान लो आपने भी देखा होगा अपने आसपास किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, फिर उसका कोई नॉन तो वहाँ होता नहीं है, तो कोई अननोन आदमी उसको लेके जाता है, फिर मान लो उसके पास में पैसे नहीं है या उसके जानकार समय पे नहीं पहुंचे हैं, तो इस तरह की कंडीशन में डॉक्टर्स या बड़े हॉस्पिटल्स या जो भी कई बार असंवेदना रखते हुए उस तरह के मरीज को जो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए वो नहीं देते। तो इसकी वजह से सरकार ने एक नई स्कीम लेके आया है सरकार कि जो है पीएम राहत, यानी इस तरह का जो एक्सीडेंट्स हो जाता है उसको किस तरह से जल्दी सारी रिक्वायर्ड फैसिलिटी मिल सके जिससे कि उसकी जान बचाई जा सके। तो ये इनिशिएटिव जो है पीएम राहत लेके आए हैं। पढ़ लेते हैं आगे क्या है इसमें। ठीक है, योजना की विशेषता देखो, सड़क दुर्घटना के जो पीड़ित जो लोग हैं उनको तुरंत राहत और कैशलेस इलाज देना इस योजना का उद्देश्य है। सबसे पहली चीज तो ये होगी, आपको याद रखनी है। दूसरा ये कि दुर्घटना के बाद 7 दिन तक 1.5 लाख रुपए का जो इलाज है वो इसमें कवर किया जाएगा। ठीक है, आगे अगर जानलेवा मामला है, मान लो किसी को इतनी गहरी चोट लगी कि उसकी जान भी जा सकती है, तो 48 घंटे तक कवरेज रहेगा, और अगर थोड़ी नॉर्मल सी चोट है तो 24 घंटे तक कवरेज रहेगा। ये कवरेज भी आप याद रखेंगे। आपातकालीन सेवा जो आपको पता है इमरजेंसी सर्विस 112 है, उससे भी इसको लिंक कर दिया गया है। ठीक है, ये 24 और 48 घंटे आप याद रखेंगे, समझाना पड़ेगा क्या इसको? चलो समझा देते हैं। देखो 24 और 48 घंटे से क्या मतलब है, मान लो पर्सन ए है, ए का एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होते ही ये हॉस्पिटल पहुंचा। ठीक है, हॉस्पिटल पहुंचे इसकी दो कंडीशन होगी, एक तो ये होगी कि भाई बहुत सीरियस है, मान लो कोई हेड इंजरी हो गई है, हेड इंजरी हो गई है तो इसकी जान जाने के चांसेज है, तो अगले 48 घंटे तक जो भी खर्चा होगा वो इस योजना के तहत रीएम्बर्स हो जाएगा। और मान लो इसको नॉर्मल बेसिक फ्रैक्चर्स वगैरह हुए हैं, सिर की कोई चोट नहीं है, डॉक्टर का एजम्पशन ये है कि नहीं कोई जान को खतरा नहीं है, तो फिर इसको 24 घंटे तक इसमें कवरेज मिलेगा। आगे बात समझ में? चलिए फिर आगे अपन चलते हैं। एक आर्टिकल हमने ऐड किया, देखो आपको पता है 2024 में शेख हसीना जी जो कि इंडिया की थोड़ी नज़दीकी प्रधानमंत्री मानी जाती थी और बहुत अच्छे संबंध थे भारत और बांग्लादेश के बीच, लेकिन फिर वहाँ पे एक प्रोटेस्ट होता है और शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ता है, फिर वो इंडिया में आके शरण लेती है और मोहम्मद यूनुस जो वहाँ के एक आर्थिक विशेषज्ञ थे उनको फिर वहाँ की कमान दी जाती है और उसके बाद में इंडिया के विरुद्ध बहुत सारी गतिविधियों में बांग्लादेश इन्वॉल्व हो जाता है। वहाँ लोकल हिंदूज के साथ में कुछ प्रॉब्लम्स होती है, वो सारी चीज़ें आपने मीडिया में पढ़ी रखी होगी। तो इस तरह से क्या होता है कि अभी इलेक्शन फिर दोबारा वहाँ पे कंडक्ट हुए हैं, उन इलेक्शंस में बीएनपी के जो नेता है तारिक रहमान ये प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो राइटर में आर्टिकल में राइटर यही बोलते हैं कि अब एक संभावना बन रही है कि इंडिया और बांग्लादेश के जो रिलेशन है वो ठीक हो जाए। ये हमारे काम की बात नहीं कितनी सीट मिली। और आगे बोलते हैं कि रहमान का भारतीय नेतृत्व से संपर्क और शायद जो शपथ ग्रहण है उसके लिए इन्विटेशन भी रहमान ने भेजा था इंडियन प्राइम मिनिस्टर को। तो और इस तरह से एक अगर मेच्योरिटी दिखाते हैं दोनों के बायलैटरल रिलेशन, बायलैटरल का मतलब होता है द्विपक्षीय, बाई का मतलब दो, लेटर यानी पक्षीय, तो द्विपक्षीय जो रिलेशन है उनमें, और जमात की जो सीमित उपस्थिति है, यानी जमात क्या था, वो भी एक स्टेक होल्डर था जो कि इन सारे दंगों को और इन सब चीजों को बोल रहा था, तो उसकी जो उपस्थिति है वो सीमित है, यानी बहुत कम सीटें उन्होंने जीती है। तो इस तरह एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच बोली जाती है आर्टिकल में कि इंडिया और बांग्लादेश को मिलके दोबारा अपना क्या क्या चीजें, व्यापार और
निवेश, तिस्ता जल जो हमारी एक नदी हम शेयर करते हैं वाटर, उसके बारे में, जो माइनॉरिटी है बांग्लादेश में हिंदू, उनकी सेफ्टी, और इस्लामी जो कट्टरवाद है उस पर अंकुश, और इस तरह की जो चीज़ें हैं उन पे अब दोनों देशों को मिलके काम करना चाहिए बेसिकली, कि एक जो बेकार गवर्नमेंट आ गई थी उसको पीछे छोड़ते हुए ठीक तरीके से सरकार काम करे। तो ये इसमें सारी बात हमने कर ली आज की। तो आप ठीक से इसी तरह पढ़ते रहिए, आपके लिए बिल्कुल बेनिफिशियल होगा ये इनिशिएटिव। बस शर्त एक है, आप अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखें। धीरे धीरे चीज़ें अगर अब समझ नहीं भी आ रही है तो हम और इसको थोड़ा बेसिक से पढ़ेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें पसंद आएगी। जय हिंद।